आपने हिंदुस्तान में बहुत लोगों को देखा होगा जो पिछले कई सालों से चिल्लाते हैं कि भारत में तानाशाही आ गई है, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। ख़ास करके आप देखिए महुआ मोइत्रा टीएमसी की जो सांसद हैं, वो संसद में किस तरह से खड़े होकर के ज़ोरदार तरीके से भाषण देती हैं, बताती हैं कि भारत में किस तरह से जो है तानाशाही जैसा रवैया है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का। डेरेक ओब्रायन जो बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट वाले हैं, जो सांसद बन गए हैं, वो भी संसद में खूब चिल्लाते हैं। संसद के बाहर भी आप देखिए ये कहा जाता है। और ये सिर्फ दो नाम मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तानाशाह सरकार है, तानाशाही आप देखिए है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रही। लेकिन इस देश में अगर आपको असल में देखना हो कि तानाशाही कैसी होती है और एक तानाशाह शासक का टेरर, आतंक कैसा होता है, अगर आपको ये कहीं देखना है तो ये आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई देगा। जी हाँ, उसी पश्चिम बंगाल में जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और जहाँ से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा हैं और जहाँ से डेरेक ओब्रायन खुद सांसद हैं और उसी टीएमसी के जिसका नेतृत्व जो है ममता बनर्जी करती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बहुत सारी घटनाएं हैं बंगाल को लेकर के जिस पर जिक्र हो सकता है, लेकिन आज जो मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपको एक फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, एक फिल्म के संदर्भ में कह रहा हूँ। और ये फिल्म कौन सी है? ये फिल्म है द केरला स्टोरी। आपको मालूम है इस फिल्म को लेकर के, हालांकि इस फिल्म को बैन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की, बहुत सारे लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, सबको नाकामयाबी मिली। मोटे तौर पर आपको बता दूं, इस फिल्म को लेकर आप जानते हैं विरोध क्यों है। ये फिल्म को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है एक मज़हब के ख़िलाफ़ है, एक धर्म विशेष के ख़िलाफ़ है, ये लव जिहाद के ऊपर है। तो ये किसी धर्म को लेकर, किसी मज़हब को लेकर ये फिल्म नहीं है द केरला स्टोरी। ये फिल्म जो है आईसिस जो आतंकी संगठन है और इसके जो ऑपरेटर्स हैं कैसे काम करते हैं, ये फिल्म उसको लेकर है, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। और आपको फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, ये लव जिहाद का शब्द जो है ये किसी हिंदू संगठन ने इस्तेमाल नहीं किया। ये सबसे पहले जो केरल की जो चर्च हैं उन्होंने इस्तेमाल किया। वहाँ की अदालतें मान चुकी हैं लव जिहाद होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह से लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा है। और आज भी अफ़गानिस्तान में जो भारत की कुछ बच्चियां जो हैं, लड़कियां हैं, वो जेलों में आज भी बंद हैं। तो केरला स्टोरी भी ऐसी ही सच्ची कहानियों पर आधारित है। इस बात पर आप डिबेट कर सकते हैं कि ये सच्ची कहानियां 3 हैं, 3000 हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। मैं मोटे तौर पर ये कह रहा हूँ कि ये जो तानाशाही रवैया होता है, कोई तानाशाह सरकार होती है तो कैसे होती है। केरला स्टोरी को रोकने के लिए पहले कई सारे लोग, कांग्रेस के कुछ नेता और कई लोगों ने जो है कोर्ट में जो है इसको लेकर के चैलेंज किया। दो हाई कोर्ट में इसको बैन लगाने के लिए प्रक्रिया हुई, लेकिन दोनों हाई कोर्ट से इस फिल्म को हरी झंडी मिल गई। हाई कोर्ट ने बाकायदा ये कहा, खास करके केरल में, केरला हाई कोर्ट में जब इसको लेकर के याचिका दायर की गई तो केरला हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरी फिल्म है ये आतंकी संगठन आईसिस के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। और केरला हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि बहुत सारी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं को लेकर, हिंदू सन्यासियों को लेकर बहुत अलग अलग तरह से चित्रण किया गया, तो उससे जब किसी हिंदू को कोई एतराज़ नहीं है तो इस फिल्म को लेकर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो दो हाई कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए इसको बैन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हम बैन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसको सेंसर बोर्ड पास कर चुकी है। आप जानते हैं भारत में कोई फिल्म जो है उसको पब्लिक में आने में, उसको रिलीज़ करने के लिए सेंसर बोर्ड पहले काम करता है। तो सेंसर बोर्ड ने अगर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया तो इसको बैन करने का कोई मतलब नहीं है। और हाई कोर्ट ने भी इसको जब क्लियर हरी झंडी दे दी तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन सुनने से इनकार कर दिया। तो फिल्म ये जो है ये रिलीज़ हो गई, देश भर में रिलीज़ हुई, फिल्म लोकप्रिय हो रही है। अब तक बताया जा रहा है 170 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है फिल्म। लेकिन 2 राज्यों में इस फिल्म को लेकर के जो है तकलीफ हो रही है। एक राज्य तमिलनाडु है, वहाँ की स्टालिन सरकार ने इस फिल्म को जो है धमकियां दे देकर सिनेमा मालिकों को, जैसा कि बताया जा रहा है, जैसे आरोप लग रहे हैं कि कई सिनेमा मालिकों को कहा गया, उसके बाद सिनेमा मालिकों ने इस फिल्म को अपने यहाँ तमिलनाडु में सिनेमा घरों से उतार दिया। ये कहा जा रहा है, तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि ये सिनेमा मालिक का कहना है कि फिल्म को कोई देख नहीं रहा,
इसके जो एक्टर्स हैं उसका काम किसी को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए जो है सिनेमा मालिकों ने फिल्म उतार दी। लेकिन फिल्म के 2 दिन का बिजनेस आप देखिए कि जिन 2 दिन ये फिल्म रिलीज हुई तमिलनाडु में, उन 2 दिन जो है उसका अगर कलेक्शन देखेंगे तो कोई नहीं कह सकता कि ये फिल्म तमिलनाडु में फ्लॉप हुई थी, बल्कि फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही थी। उसके बावजूद जो फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी उसको सिनेमा मालिक क्यों उतार देंगे? लेकिन वहाँ पर इस फिल्म को इस तरह से नहीं चलने दिया गया जैसा फिल्म के जो निर्माता निर्देशक उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की सरकार एक हाथ आगे निकल गई। पश्चिम बंगाल में 2 दिन ये फिल्म चली, लेकिन दूसरे दिन जो है ममता बनर्जी सरकार ने इस फिल्म को बैन करने का ऐलान कर दिया, कहा यह पश्चिम बंगाल में फिल्म नहीं चलेगी। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड पास कर चुकी है, कायदे से उस फिल्म को किसी राज्य सरकार कोई रोक नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी ने इसको रोकने का ऐलान करा, कहा यह फिल्म पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगी। यहाँ तक कि भी कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें ऐसी हुई कि जो लोग सिनेमा हॉल में पहुँच गए थे ये फिल्म देखने के लिए, केरल स्टोरी देखने के लिए, जो लोग बंगाल में सिनेमा हॉल पहुंच गए थे, ऐसे लोगों को बंगाल की पुलिस और सिनेमा के जो गार्ड से वो खींच के बेदर्दी से उनको सिनेमा हॉल से निकाल रहे हैं। अचानक से लोग टिकट लेके पैसा खरीदने का, उन्होंने देखा कि फिल्म चल नहीं रही है, लोग परेशान है क्यों नहीं चल रही, तो पता चला जी मना कर दिया गया, नहीं चलेगी। तो इस तरह की तानाशाही जो है वो बंगाल में देखी। बहरहाल ममता बनर्जी ने कहा फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन फिल्म के जो निर्माता निर्देशक थे उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कोई आधार नहीं है कि इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में ना दिखाया जाए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक जो तर्क दिया था वो अपने आप में बहुत खतरनाक तर्क है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा कि बाकी राज्यों में फिल्म चल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि अगर हमारे यहाँ फिल्म चली तो दंगे भड़क जाएंगे। अब आप सोचिए ये क्या तर्क है? आप ये कहना चाहते हैं, मतलब डेमोग्राफी का मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हमारे स्टेट में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या ममता दीदी ये कहना चाह रही हैं, उनके वकील ये कहना चाह रहे हैं कि भाई क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं तो इसलिए दंगे भड़क जाएंगे? आप एक पूरे समुदाय को इस तरह से क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, उनकी समझ पे सवाल उठा रहे हैं, ये शर्मनाक है। लेकिन बहरहाल इन्होंने जो भी रीज़न दिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। तमिलनाडु सरकार को और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों को कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, आप इनको सिक्योरिटी दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, और साफ इनकार कर दिया कि फिल्म जो है आप इस पर रोक नहीं लगा सकते। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि ये इजाज़त दे दी जाती है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बावजूद पहले तो पश्चिम बंगाल के मंत्री, नेता, टीएमसी के नेता तमाम ये कहने लगे कि हम देखेंगे, लीगली देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वो पहले लीगली देखना चाहते थे कि क्या लीगली अब भी इस फिल्म को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आप सोचिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लीगली चुनौती देने की बात कर रहे हैं। चलिए फिर भी समझ में आता है लीगली आप कर रहे हैं, लेकिन इलीगली आप क्या कर रहे हैं? फिल्म से बैन हटने के बावजूद बीते 2 दिनों में एक भी सिनेमा हॉल में ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, नहीं चल पाई पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि दरअसल वहाँ पर टेरर इतना है, वहाँ पे बंगाल में टेरर इतना है, और यही एक तानाशाह शासक का टेरर होता है कि किसी सिनेमा मालिक की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कर सके, अपने स्टेट में इस फिल्म को चालू कर सके। ये हिम्मत भी किसी की नहीं हो रही। ये दिखाता है एक तानाशाह शासक का आतंक क्या होता है पश्चिम मालिक, क्योंकि सभी सिनेमा मालिक जानते हैं कि अगर उन्होंने इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया, अपने यहाँ चलाया, तो पहले तो उनको कुछ गुंडे फ़ोन कर सकते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, और अगर उन गुंडों को भी नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर आपके पास आके जो है कुछ लोग आएंगे, आपके सिनेमा घरों में तोड़फोड़ करेंगे, आपका नुकसान करेंगे। आप क्या करोगे? आप पुलिस के पास जाओगे। अब पुलिस किसकी है आप समझ सकते हैं। पुलिस आपकी सुनेगी, नहीं सुनेगी, आपकी कंप्लेंट लिखेगी, नहीं लिखेगी, ये कोई नहीं जानता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअल में जो टेरर होता है किसी नेता का, और किस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक फिल्म से
आप डर जाते हैं, एक फिल्म में की अभिव्यक्ति की आज़ादी से आप डर जाते हैं, एक फिल्मकार को आप अभिव्यक्ति की आज़ादी देने को तैयार नहीं हैं। और महुआ मोइत्रा और जो हैं डेरेक ओब्रायन, ये लोग छाती पीटते हैं और कहते हैं जब बीबीसी की फिल्म पर सरकार ने बैन लगाया तो यही दोनों सबसे ज़्यादा छाती पीट रहे थे कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। तो सोचिए कि जो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसको सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया था क्योंकि सेंसर बोर्ड का उसमें रोल नहीं था, उसको लेकर के ये लोग इतना हंगामा करते हैं। महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन अभिव्यक्ति की आज़ादी की हत्या कहते हैं। और ये दोनों जो हैं द केरला स्टोरी की फिल्म पर जब बैन लगाया जाता है तो ये खामोश हो जाते हैं। तो कितने डबल स्टैंडर्ड हैं, कितने दो चेहरे हैं, ये आपको समझना चाहिए। और एक्चुअल में तानाशाही कैसे होती है और तानाशाह शासक का आतंक क्या होता है, ये आप इससे समझिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।